आपका स्वागत है। आज हमारे बीच आर.के. विज जी, जो गीता मंदिर सेक्टर 15 फरीदाबाद के प्रधान हैं और जिनके पिता ने वर्ष 1978 में, जिनका नाम के.एन. विज जी था, इस मंदिर प्रांगण की शुरुआत की थी। अपने पिता के बरसों पुराने उस सपने को साकार करते हुए आज हमारे आर.के. विज जी दुनिया में गीता के श्लोकों को और उसके संदेशों को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़कर भी समाज को अपनी दिशा दे रहे हैं। नमस्कार विज जी। बहुत धन्यवाद विज साहब, आपकी चर्चा प्रधान साहब ने, हमारे सेक्टर 15 के बहल साहब ने करी और आपकी चर्चा में ये आया कि भाई आप बहुत अच्छे नए कार्यों में शामिल हैं और आपकी साक्षात्कार की समय की घड़ी आज इसलिए आई क्योंकि उनके रिकमेंडेशन में थी और मेरा मन भी था आपसे मिलने का। तो आपका द राइट पीपल स्वागत है। धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा कि आपके उस जीवन के उस पहलू तक पहुंचने का जिससे कि हम अपने द राइट पीपल के माध्यम से दुनिया को आपका जन संदेश पहुंचा सके। आपके जीवन की शुरुआत के कुछ पलों के बारे में अगर बात की जाए तो आपका ग्राउंड वाटर कहाँ हुआ सर? ऐसे मैं आज 77 हूँ, मेरा बर्थ प्लेस रावलपिंडी है। तो फादर साहब उस टाइम जॉब करते थे पब्लिक हेल्थ के अंदर ही जी। तो पार्टीशन के टाइम उनकी ट्रांसफ़र अम्बाला हुई, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन अम्बाला, उसके बाद वो चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट में चले गए। तो 1952 में चंडीगढ़ से 64 तक ड्रेनेज सिस्टम जो डिज़ाइन था वो फादर साहब का था, उन्होंने बनवाया। तो वहाँ से मैंने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन करी, उसके बाद प्री इंजीनियरिंग भी मेरी चंडीगढ़ से ही है। उसके बाद यहाँ पे हम फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे, फादर साहब ट्रांसफ़र हुए। तो फादर साहब के रिटायरमेंट के टाइम हमने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे चलते चलते बहुत अच्छे तरीके से चला। ये जो एजुकेशन आपने ली, इस एजुकेशन के पीछे का जो मोटिव रहा उसको क्या मानते हैं कि वो जो आप एजुकेशन ले रहे थे वही आप काम कर रहे हैं, जीवन भर आपने किया, क्या कुछ चेंज हुआ फिर? नहीं, चेंज हुआ टाइम के हिसाब से, क्योंकि ब्रदर हमारे अपनी जॉब छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ से आ गए थे तो उन्होंने अपनी रबड़ फैक्ट्री लगाई, तो साथ एज ए हेल्पिंग हैंड मैं वहीं जुड़ गया। उसी साथ ही फिर हम चलते चलते काफ़ी कुछ चेंजेस भी करी हैं, ब्रिक किलन भी लगाया, मैं क्लास 1 कंट्रैक्टर भी रहा उसमें। उसके बाद फिर 94 में, बल्कि 92 के अंदर मुझे कोका कोला की एजेंसी मिली, तो ब्रदर हम उस टाइम पे सेपरेट हो गए। भाई साहब ने हमारा ब्रिकलन का बिजनेस ले लिया, मैंने कोका कोला का लिया। दोस्तों, विज साहब के बारे में जैसा कि हमें पता लगा कि एक जॉब मेकर बिजनेसमैन बनता है ना, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी या जो समय दर समय जो बदलाव आते हैं उनकी चर्चा करी उन्होंने। अगली बात करते हैं विज साहब से। ये बिजनेस, एजुकेशन और परिवार की बात जहाँ तक है, यहाँ तक तो अमूमन आदमी के कहीं ना कहीं चेंजेस आते ही रहते हैं। अभी चारों तरफ जब मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ तो चारों तरफ घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और हमें ऐसा लगा, मैं आपको बता दूँ, गीता मंदिर के प्रांगण के अंदर जो ऑफिस बना हुआ है, कार्यालय बना हुआ है, उसके अंदर आपका इंटरव्यू हो रहा है जैसे कि हमें पता है। तो इस चारों तरफ जो घंटियाँ बज रही हैं, इसके पीछे का राज क्या है? मतलब कि आदमी को इंटरव्यू का टाइम घर पे होना चाहिए या कहीं ऐसी जगह पर होना चाहिए जो थोड़ा सा बहुत लिबर्टी वाला हो या कुछ ऐसा कुछ अलग से हो, ठीक है? तो मंदिर प्रांगण के अंदर आपका इस टाइम होने का कोई खास वजह ऐसे है इसलिए क्योंकि आप प्रेसिडेंट है? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं है। मेरा जो एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या एम है कि मैं कितना काम कर सकूं जिससे पब्लिक को सेटिस्फेक्शन मिले, मन की शांति मिले, उसको सिस्टम बनाने के लिए तो प्रेजेंस जरूरी है। आज जैसे मंगलवार है, आज हमारा हनुमान चालीसा का पाठ है और ब्यूटीफुल हनुमान चालीसा का पाठ होता है यहाँ पे, और अप्रॉक्सीमेट 300 बंदे होते हैं। जब आपके पास यहाँ पे 300 बंदे आएंगे और मंगलवार का रश होगा, उसको थोड़ा सुपरवाइज करने के लिए प्रेजेंस जरूरी है। अगर नहीं देखेंगे तो सिस्टम नहीं चलते। हमारे मंदिर की जो खासियत है, क्लीनिनेस है, काफ़ी कुछ है, वस्त्र श्रृंगार है, सारा कुछ है। तो ये जब तक नहीं होगा तो पब्लिक की अट्रैक्शन नहीं होती और विश्वास भी नहीं होता। तो ये होना चाहिए। और जबकि एक पब्लिक अंदर मानता है कि हिंदुओं के मंदिर इतने साफ नहीं होते, नहीं,
अगर जिस काम को हम अपना समझेंगे कि ये मेरा है, वो काम होगा। जब हम सोचेंगे मेरा क्या है, वो काम नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा एक अपनेपन के साथ। अपनेपन के साथ, ये मेरा है तो क्यों नहीं, जब ये मेरा है तो ये होगा। तो आज इसी वजह से इस मंदिर की ख्याति है, बहुत है, बड़ी दुनिया जुड़ी हुई है। और काफ़ी सोशल एक्टिविटी भी यहाँ पे हो रही है, खाली मंदिर पूजा ही नहीं है, और भी एक्टिविटीज़ हैं। कितने समय से हैं आप इस साल? मैं तो फादर साहब जब थे उसी टाइम के साथ जुड़ गया था, लेकिन उतना फुली एक्टिव नहीं था। फादर साहब की डेथ के बाद तो मैं ऐसे साथ ज़्यादा थोड़ा इन्वॉल्व हुआ, जिसमें है कि हमारा जन्माष्टमी महोत्सव जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके साथ थोड़ा अटैच रहना, ताकि पब्लिक को अच्छा लगे किस सिस्टम से काम होता है, तो ये मैं करता रहा। तो इसलिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पिता के दिए संस्कार और पिता से मिली विरासत को इस एज ग्रुप के अंदर तकरीबन 77 साल की उम्र है, 20 साल की अभी, उसको लेकर आज वो इतनी साइस्ती के साथ, इतने समझ के साथ, इतने अनुभव के साथ समाज को अपनी सेवाएं तो दे ही रहे हैं मंदिर प्रांगण में रहकर, साथ ही उन संस्कारों को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो उनके पिता ने इनको दिए। पुत्र और पिता का संबंध ऐसा संबंध है जो उम्र कुछ भी हो जाए, अगर पिता 100 साल का है और पुत्र अगर मान लो तकरीबन 70 या 75 साल का भी है, तो वो पुत्र ही कहलाएगा। और उसके जो संस्कार और मनोभाव जो रहते हैं वो वही रहते हैं। कभी इस बात को आत्मसात करके देखिएगा। और ऐसा ही कुछ 77 साल के इस बेटे ने अपने पिता के जो संस्कार हैं उनको आत्मसात कर कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और 77 साल की उम्र के जो इनके जो साथ के लोग हैं उनको भी मैसेज देने का प्रयास है इनका, कि जिससे कि ये उनके पिता जिनके भी वो पुत्र हैं उनके संदेशों को आम जन तक पहुंचा सके। एक विशेष बात आपके लिए हमें सुनने को मिली कि आप हेल्पिंग करते हैं उन लोगों की, उन बच्चों की जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। इसके पीछे का राज क्या है और ये क्या सेवा है, क्यों करते हैं आप ये? ऐसे है, ये भी मैं कहूँगा ऊपर वाले ने शायद सेवा मेरे हिस्से में लिखी हुई थी। चुना है आपको? हाँ जी, चुना है इसको? चुना, इसलिए मुझे चुना है। तो मेरा एक छोटा बेटा बाई बर्थ मेंटली स्लो था। जब वो 4-5 साल का हुआ तो हाइपर भी था। उसको हम दिल्ली स्कूल्स के अंदर ले गए, गाजियाबाद जाते थे गए, सुबह लेके जाना, वहाँ स्कूल के बाहर बैठना और उसको 3 बजे 2:30 बजे घर लेके आना। तो 4-5 महीने जब इतने एक्सरसाइज करने के बाद सोचा कि मैं इतना परेशान हूँ और भी लोगों को परेशानी होगी, तो क्यों ना हम यहीं अपने एक स्कूल चलें। तो मैंने 3 बच्चों के साथ एक प्राइवेट मकान के अंदर स्कूल को स्टार्ट किया और प्रभु कृपा से लोग साथ जुड़ते भी रहे, मुझे हेल्प भी मिलती रही। तो आज मेरे पास 35 से 40 बच्चे हैं और गाड़ियां हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकेट्री सारे हैं। अकॉर्डिंग टू देयर आईक्यू लेवल हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। टॉयलेट, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 5-10% जिनका 100% ब्रेन डैमेज है, हम उनको टॉयलेट ट्रेनिंग, कपड़े डालना, खाना खाना तक सिखाते हैं। तो ये है, तो लोगों की को परेशानी को देखते हुए और अपनी मन की सेटिस्फेक्शन, पता नहीं हो सकता है मैं पिछले जन्म में क्या किया होगा, तो ये है उसका प्रायश्चित करने के लिए भी मैं सोच रहा हूँ। ये ज़रूरी है कि आपके हाथ से जितनी सेवा हो जाए वो है। उसमें मैं अकेला खुद नहीं हूँ, इसमें मेरी मिसेज का पूरा सहयोग है, पूरा उसका भी ग्रुप है, पूरा साथ है। शोभा भी, हाँ, मंदिर में भी पूरा मेरा सहयोग दे रही है। जितना भी हाउस कीपिंग, ये वस्त्र श्रृंगार है, वस्त्र तैयार करना, उनको ड्राई क्लीन कराना, पैकिंग करना, रखना, ये सारा वो मेरे साथ काम करती है। तो ये ग्रुप के साथ और मिलजुल के काम होता है, तो ये प्रभु कृपा है। दोस्तों, कुछ बातों को सुनने के बाद आदमी का मन भरा आता है, और मन भरा जाए यह तो ठीक है, निशब्द भी हो जाता है आदमी। मेरे जैसा व्यक्ति भी कई इंटरव्यू में आपने देखा होगा, मैं निशब्द हो गया। इस इंटरव्यू में निशब्द तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं जिस शब्द के माध्यम से विज्जी जैसे पिता के, विज्जी जैसे बेटे की मनोभाव को आप तक पहुंचा सकूं। एक 35 साल का बेटा जो पिछले 35 सालों से ना तो उसने कभी पापा बोला होगा शायद, और ना ही कभी उसने इनको उस प्यार से, दुलार से
कभी इनको देखा होगा, समझा होगा कि मेरे पिता है या मेरे परिवार के सदस्य हैं, वटेवर। दूसरी ओर ये अपने पिता के संस्कारों को लेकर भी चल रहे हैं। तो ये दो तरह की जो जिम्मेवारी, दोहरी जिम्मेवारी जो इन्होंने ली है, अब ये इन्होंने खुद ली है या समाज में देश ने, दुनिया ने या प्रभु ने इनको दी है, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन उन दोनों को संभाल के चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 35 साल का बच्चा जो नहीं बोल सकता, ना सुन सकता, ना समझ सकता, ना कह सकता, और ना ही उसकी तकलीफ के बारे में उसका अंदाजा हो, उस बच्चे को भी संभालना, पिता के संस्कारों को भी संभालना, बिजनेसेस को भी संभालना, परिवार को भी संभालना, ये संस्कारवान व्यक्ति के ही गुण हो सकते हैं। हर आदमी ऐसी जिम्मेवारियां ले पाए ऐसा संभव नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हम बात करेंगे विद साहब से। विद साहब, आपने बोला कार्मिक अकाउंट भी है कुछ जीवन का, किसी जीवन में आदमी कुछ, किसी जन्म में आदमी कुछ ऐसा कर बैठता है या हो जाता है जाने अनजाने में कि वो कर्म चल के उनके साथ जुड़ जाते हैं अगले जन्म में। तो आपका ऐसा मानना, बिलीव करते हैं? इसके बारे में 100% नहीं कह सकता। हो सकता है मेरे कुछ ऐसे कर्म रहे हों या मेरे से प्रभु ने सेवा मेरे हिस्से में लिखी थी, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसको बड़े खुले भाव से करना चाहिए, निभाना भी चाहिए, और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मिलकर सॉल्व करी जाए, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन भी होती है। दोस्तों, 35 बच्चे ज़्यादा नहीं होते, क्लास जैसे ही एक भाव रहते हैं। तो एक क्लास का टीचर हो सकता है कोई, उसको संभालने वाला, लेकिन उनके मानसिक, शारीरिक और नैतिक और संस्कारिक विकास की अगर बात की जाए तो उसके साथ एक्सपर्ट्स को साथ लेकर चलना, और उन बच्चों पे मेहनत करना जिनके माँ बाप उनके मेहनत कर करके थक गए हों, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसा ही एक प्रयास आप मेरे एक इंटरव्यू में देख भी पाए होंगे। जस कालड़ा, जो रवि कालड़ा जी के पुत्र हैं, बंदवाड़ी वाले, उनका भी ऐसा ही प्रयास है। उन पर 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, और आपने 35 लोगों को एक ऐसे ये जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, क्योंकि इनका 100% ब्रेन डैमेज है, ये एक टीचर 8 या 10 बच्चे से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए इनका अकॉर्डिंग टू देयर IQ लेवल, कितने ब्रेन की एज है, अगर वो 35 साल का है लेकिन ब्रेन एज उसकी 3 साल है या 4 साल है, उसके हिसाब से हम लोग की कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो उसी हिसाब से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि इनका बिहेवियर कंट्रोल रहे, हाइपर ना हो, कोई सामान तोड़े ना। तो ये हमारी कोशिश है। और एक गोल भी है कि आप घर के अंदर किसी जानवर को भी बांध के नहीं रख सकते, और ये तो इंसान है, इनको भी आउटिंग चाहिए, अपना एक सर्कल चाहिए, अपना ग्रुप चाहिए, खेलने के लिए भी चाहिए। तो इस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हमारी कोशिश है कि बच्चों को पूरा अच्छी तरीके से ट्रेन भी हो जाए, हाइपर ना हो, और प्लस अगर 8 घंटे बच्चा घर से बाहर रहता है तो पेरेंट्स को भी रिलीफ मिलेगा, नहीं तो वो भी साइकेट्रिक होने के चांसेस रहता है, वो भी टेंशन में चले जाएंगे। तो उनको भी रिलीफ मिल गया, बच्चे को भी मिल गया, ये मेरी कोशिश है। अभी तक कितने बच्चों को आप ट्रेन कर पाते हैं? कितने बच्चे आपके उसमें आए हैं? ऐसे है, कई बच्चे जैसे बॉर्डर लाइन केस थे, 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो इतने एक्टिव ये हो हर गए, साल 35 लोगों का ग्रुप रहता है? इतने बढ़ते रहते हैं। ऐसे इनका लाइफ स्पैन भी थोड़ा सा कम है, कईयों की 2-4 की डेथ भी हुई, होते हैं फिर आते भी रहते हैं। तो ये हमारे 3 या 4 ग्रुप हैं स्कूल के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। ट्रेनिंग पे गाड़ियाँ हैं, सुबह जाती हैं मेरी। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, अब तक 35 कितने सालों से आप इसको चला रहे हैं, और उसमें कितने तो बच्चे जब हैं? 3 थे फिर 40 हो गए, फिर मेरा स्कूल क्राउन प्लाजा के साथ था, वहाँ से मेट्रो स्टेशन आ गया, शिफ्टिंग के बाद फिर मेरे बच्चे कुछ कम हो गए। फिर कोरोना के अंदर 1.5 साल हमारा स्कूल बंद रहा, फिर दोबारा उसको रिवाइव किया, तो उसके बाद अब फिर मेरे पास 35 से 36 बच्चे हैं। दोस्तों, एक बच्चा इस प्रकार का अगर परिवार में पैदा हो जाए तो उस पूरे परिवार के साथ जो व्यवहार होता है उस बच्चे का, वो ना तो देखा जा सकता है, ना वो समझा जा सकता है, बस उसको महसूस ही किया जा सकता है अगर कोई संवेदनशील आदमी हो तो। या 35 बच्चों की जिम्मेवारी लेकर चले हैं ये बुजुर्ग, और मैं बुजुर्ग कहूँगा तो शायद इनकी आयु को तो वो तो कहना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, एक युवा से कम भी नहीं है, जिनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसको कुदरत दे रही है भले ही, जिसको इन्होंने सात्विक और सही रस्तों पर लगाने का प्रयास किया है मंदिर प्रांगण के अंदर। और जो लाचार और असहाय जो ऐसे बच्चे हैं उनकी सेवाओं में, या जो इसके अलावा तमाम तरह की समाज की गतिविधियाँ उसमें। विशाल 77 साल की उम्र हो चुकी है, दुनिया भी देखी है,
उतार चढ़ाव भी बहुत देखते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो अभी बाकी है, जिसको करना बाकी रह गया? ऐसे है कि जिंदगी लाइफ का एंड कभी नहीं देखना चाहिए। जितना भी टाइम है, जितना अच्छा काम हो सके यही। अब जैसे ये कोई 7 साल पहले जी। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल में विजिट किया। वहाँ पे 350 बच्चों की स्ट्रेंथ थी और पीने को पानी नहीं था। मटके पेड़ के नीचे पड़े थे, उसमें चींटे गिरे हुए थे, टॉयलेट्स नहीं थे, लड़कियों के लिए गंदा सा था, फर्श टूटे हुए थे। ऑफिशियली हमने इसको अडॉप्ट किया गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर 15 को। सबसे पहले वहाँ पे हमने ट्यूबवेल लगाए, आरओ लगाए, वाटर कूलर्स लगाए, टोटल स्कूल की फ्लोरिंग को हमने चेंज कर दिया और टॉयलेट्स 3 स्टार होटल से बेटर बनाए। वहाँ पे हमने गर्ल्स विंग अलग किया, बॉयज़ का अलग बनाया और परमानेंट अभी तक हमारा वहाँ स्वीपर और माली वगैरह चल रहे हैं। आज वो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मैं कहूँगा आज 950 बच्चा है और प्रेजेंस पर डे 90% प्रेजेंट होती है वहाँ पे। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। गरीब लड़कियाँ वहाँ कहीं हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए मंदिर की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। ट्यूशन रखे हैं वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं और ड्रेसेस के लिए भी, जैसे मंदिर में फ्रूट आता है हम बांटते हैं। अभी सर्दियों में हमने 1000 स्वेटर बच्चों को स्कूल को दी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी का कुछ भी अगर बच्चा एक भी आगे निकल जाता है कि छोटी सी कोशिश से, तो हमारी लाइफ के जो भी मकसद है पूरा होता है। दोस्तों, एक नई चीज़ और शिक्षा के क्षेत्र में भी विज साहब ने अपना यथासंभव यथाशक्ति प्रयास किया है और सरकारी स्कूल के बच्चों को, जहाँ 350 बच्चे कहीं पढ़ रहे थे, लड़कियाँ हैं विशेष को एजुकेशन हाँ, लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते थे। 350 के आसपास उनकी संख्या रही होगी उस टाइम में। और विजिट के दौरान उनका ये मन आया कि भाई इसको और बेटर कैसे किया जाए, और आज वो 250 बच्चों की तादाद वहाँ पर देखने को मिलती है और फैसिलिटी जैसे कि उन्होंने बताई भी हमें। इस प्रकार के प्रयास हर उस इंसान के लिए चेतना का विषय हो सकते हैं जो कुछ सेवा, शिक्षा या लाचार, बीमार, असहाय लोगों के प्रति थोड़ी बहुत भी संवेदना रखता हो, या उसको पिता के कोई संस्कार कहीं याद आ जाए, या शायद उसके मन के अंदर मानव जीवन की जो चेतना है वो जागृत हो जाए। कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे कि उसके मन के अंदर वो विचार आम आदमी के बृहस्पति थोड़ा सा डिफर होकर सोचना समझने के उससे बाध्य कर दें। अगर ऐसा कुछ किसी व्यक्ति के मनोभाव में आता है तो इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का और द राइट पीपल के उसके यूट्यूब चैनल का, उसके तकरीबन 40-50 प्रोजेक्ट हैं, उसका उद्देश्य सफल हो जाता है। हम प्रयास करते रहेंगे कि विज जी जैसे सेलिब्रिटीज़ या समाज सेवी या शिक्षाविद या होनहार वरिष्ठ समाज सेवी यूँ कहें, उनके लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों को चेतन का जो जागृति का जो विषय आप तक पहुंचाते रहें। कुछ जन संदेश हमारे द राइट पीपल के माध्यम से, और दूसरा द राइट पीपल आपकी नज़रों में कौन है? ठीक है, मेरे हिसाब से तो राइट हर एक बंदा राइट है। आप उसको अच्छे कार्य में लगाते रहिए और पॉजिटिविटी के हिसाब से उसको देखिए, वॉच करिए। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कमी बड़े पेशी किसी में कम ज़्यादा चलती रहेगी, लेकिन हमने उसको राइट वे में कैसे लेके आना है ये करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सब बहुत अच्छे हैं, सबके अंदर भगवान का रूप है, सबको प्यार से और अच्छा रहे। किसी को भी मंदिर की तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो, कोई किसी को मेडिकल एड, जैसे कि डायलिसिस पेशेंट होते हैं, बेचारे डायलिसिस नहीं कर पाते, तो मंदिर की तरफ से हम उनको चेक्स हॉस्पिटल के नाम पे देते हैं जो डायलिसिस वगैरह कराएं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हर एक बंदा बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से, बहुत बढ़िया। और अगर हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है। दोस्तों, अब मन में ना थोड़ी सी खुशी का सा एहसास हुआ। मेरे को कई बार आदमी क्या होता है, कुछ चीज़ों को प्रेजेंशंस कर देता है, तो मैं ऐसा लगता था कि जो टॉप पे जो लोग बैठे हैं ना, वो ज़्यादा से दान धर्म वाले लोग नहीं होते होंगे। और आपके नोटिस के लिए बता दूं, सेक्टर 15 फरीदाबाद के सबसे पॉश एरिया से आता है। सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16, और इसके अंदर जो डिग्निटीज़ हैं, इसके अंदर जो VVIPs जो जेंट्री है, जो कैटेगरी हमारे समाज की जो वरिष्ठ प्रबुद्ध हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं या शिक्षाविद हैं, तमाम तरह के विषयों से जो जुड़े हुए लोग हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी लोग यहाँ रहते हैं, उनका कॉमन एक समूह जो विज जी जैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मुझे बड़ी अच्छी खुशी भी और प्रसन्नता भी हुई। एक मन में एक मनोभाव था, वो शायद आज खत्म हो गया
कि भाई शीर्ष पे बैठे हुए इंसान भी दान धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं और वो इस लेवल पे कि कोई भी आए बस उसका हो जाए। क्योंकि होता है क्या है कि जब आप भौतिक जगत के अंदर जब डे बाय डे जा रहे होते हो तो बाकी के सेगमेंट्स को थोड़ा सा अछूता करते हुए निकल जाते हैं। और ऐसे में आप जैसे लोगों के माध्यम से अगर उनको जागृति मिल जाए, हमारे चैनल जैसे माध्यम से उनको जागृति मिल जाए, तो मैं ऐसा मानता हूँ लोग फिर वापस लौट सकते हैं विषयों पर। राइट पीपल की उन्होंने बात करी, तो जो व्यक्ति सही है वो सही है, सब सही है। किसी को गलत नहीं कह सकते, सब सही। किसी को गलत नहीं कह सकते, अपने आप में हर कोई सही है, हर कोई सही है। कमाल की परिभाषा दी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इलेक्ट्रॉन रिसर्च फाउंडेशन के राइट पीपल में विज साहब हमारे साथ अपने विचार तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे कुछ एक्टिविटीज़ के साथ, हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ भी भविष्य में जुड़े। हमारे वानप्रस्थ और भविष्य का जो अभी हमारा जो संन्यास आश्रम हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं चाहूँगा उससे भी इनको रूबरू करवाऊँ, ताकि इनके एज ग्रुप के जो भी वानप्रस्थी और जो संन्यास आश्रम की ओर बढ़ने वाले जो बुजुर्ग हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और उनके माध्यम से लोक कल्याण की भावना को बल मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। you